रुद्र एकदम से अपनी आंखें खोलता है और खुद से कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है। वह एक कातिल की बेटी है और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। वह लैपटॉप पे अपना काम करने लगता है। काम करते करते उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। अभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक होता है तो रुद्र होश में आता है और कम इन बोलता है। तभी एक बूढ़ी औरत, जिनका नाम गायत्री था, अंदर आकर कहती है, खाना रेडी है। रुद्र उनकी बात सुन के वक्त देखता है तो 10 बज रहे थे। वह अपने आप से कहता है, मुझे काम में कभी पता ही नहीं चलता कि वक्त कब बीत जाता है। वो अपना फोन निकालकर अपनी मां की तस्वीर देख के कहता है, अगर आप होती तो शायद अब तक मैंने खाना खा लिया होता, आपकी डांट सुन के। ये कहते हुए उसकी आंखें गीली हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो खाना खाने जाता है। तभी उससे चाहत का ख्याल आता है। वह सोचता, उसने भी तो अभी तक कुछ खाया नहीं होगा। रुद्र को चाहत का ख्याल आता है कि उसने खाना खाया या नहीं। तभी उसके सामने एक बार फिर चाहत का वही मासूम चेहरा आ जाता है और खुद ब खुद उसके कदम नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। वो वहां जाता है तो देखता है वहां बस एक हल्की सी पहली रोशनी जल रही थी। चाहत उस कोठरी में जमीन पे लेटी रो रही है। उसके ऐसे देख के रुद्र का दिल में एक तीस से उठ जाती है। वो उसका आवाज लगा के कहता है, सुनो बच्ची, उठो और बाहर आओ। चाहत के कानों में रुद्र की आवाज जाती है तो वो तुरंत खड़ी होकर उसके पास, वरना अगर वो जिंदा होता तो मैं ना उसको मरने लायक छोड़ता और ना ही जीने लायक। रुद्र की बात सुन के चाहत के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे रुद्र की बात पे जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। वो चीख के कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे बाबा कहाँ है? मैंने कहा, मेरे बाबा कहाँ है? आज तक किसी ने भी रुद्र से तेज आवाज में तो बात की नहीं थी और ये छोटी सी लड़की उससे चीख के बात कर रही है। इस बात से रुद्र का ईगो हर्ट हो जाता है। वो उसके जबड़े को कस के पकड़ के कहता है, मानना है तुझे तो मान, वरना मत मान, पर सच यही है, तेरे वो कातिल बाप मर चुका है। उसकी वजह से मेरे पूरे परिवार की जान गई है, तो तुम अब पूरी जिंदगी अपने बाप के किया फल भोग तो गई, कह के उसे वही छोड़ के वापस चला जाता है। उसे रुद्र की बात पे जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। वो चीख के कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे बाबा कहाँ है? मैंने कहा, मेरे बाबा कहाँ है? आज तक किसी ने भी रुद्र से तेज आवाज में तो बात की नहीं थी और ये छोटी सी लड़की उससे चीख के बात कर रही है। इस बात से रुद्र का ईगो हर्ट हो जाता है। वो उसके जबड़े को कस के पकड़ के कहता है, मानना है तुझे तो मान, वरना मत मान, पर सच यही है, तेरे वो कातिल बाप मर चुका है। उसकी वजह से मेरे पूरे परिवार की जान गई है, तो तुम अब पूरी जिंदगी अपने बाप के किया फल भोग तो गई, कह के उसे वहीं छोड़ के वापस चला जाता है। चाहत जमीन पे गिर जाती है। रुद्र की बात उसके कानों में गूंजने लगती है। वो अपने कानों पे हाथ रख के जोर से चीख के रोने लगती है। उसका यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बाबा अब नहीं रहे हैं। उसका ये दर्द बांटने वाला कोई नहीं था। रुद्र भी वापस अपने कमरे में जाना लगता है। तभी गायत्री आके कहती है, साहब खाना। तो रुद्र कहता है उसको भूख नहीं है, कह के कमरे में चला जाता है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आके सीधा बाथरूम में चला जाता है। उसके ऊपर शावर का ठंडे पानी का भी कोई असर नहीं रहा था। उसके सामने चाहत को रोता चेहरा आ रहा था, पर गुस्से में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। 2 घंटे बाद रुद्र बाथरूम से बाहर आता है और वाइन के बोतल लेके पीने लगता है। वही कोठरी में चाहत रोते रोते सो जाती है। उसको पता नहीं चलता। रुद्र भी अपने कमरे में वाइन पीते पीते सोफे पे ही सो जाता है। उसके हाथ में उसकी फैमिली फोटो थी। दोनों के दिल में दर्द था। दोनों ने अपने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया था। दोनों का दर्द एक दूसरे के लिए नासूर बनाता है या मरहम, यह तो अब वक्त ही बता सकता था। अगली सुबह रुद्र की आंख उसके फोन की आवाज से खुलती है। वो देखता है तो रोहित की कॉल की। रुद्र फोन पिकअप करता है तो रोहित कहता है, बॉस, यूएसए क्लाइंट्स के साथ जो मीटिंग हो। रुद्र की आंख उसके फोन की आवाज से खुलती है। वो देखता है तो रोहित की कॉल की। रुद्र फोन पिकअप करता है तो रोहित कहता है, बॉस, यूएसए क्लाइंट्स के साथ जो मीटिंग होने थी उसका क्या करना है? उनका कॉल्स आ रहा है।
ये सुन रुद्र कहता है, हम आज रात अमेरिका के लिए निकले गए, जेट रेडी रखना। ये सुन रोहित ओके प्रेसिडेंट कह के फोन रख देता है। वही रुद्र फ्रेश होने बाथरूम में चला जाता है। आधे घंटे बाद वह फ्रेश होकर बाहर आता है और क्लोसेट में जाकर ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहनकर बाहर आता है और डाइनिंग टेबल पर जाकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी उसे एक बार फिर चाहत ख्याल आता है, तो वह एक मेड की तरफ इशारा करके कहता है, यह नाश्ता नीचे बेसमेंट में दे आओ। यह कहकर अपने ऑफिस चला जाता है। उसके कहे अनुसार एक मेड नाश्ता लेके चाहत के पास जाती है। चाहत की हालत देख उसको काफी अफसोस होता है। वो उसके पास जाके उसको आवाज लगती है, ए लड़की सुनो, उठो, नाश्ता कर लो। पर चाहत नहीं उठती। यह देख वो मेड एक बार फिर आवाज देती है, पर चाहत अब नहीं उठती। वो मेड घबरा जाती है और चाहत के चेहरे पर पानी मारती हुए कहती है, उठो। पर चाहत अपनी आंखें नहीं खुलती तो मेड को चिंता हो जाती है। वो भाग के ऊपर जाती है और गायत्री से जाके कहती है, वो लड़की उठ नहीं रही है और उसको बहुत तेज बुखार है। यह सुन गायत्री भी परेशान हो जाती है। वो नीचे जाके चाहत को देखती है तो उनको भी उसकी फिक्र हो जाती है। वो दोनों जल्दी से चाहत को उठाकर ऊपर लाते हैं। गायत्री मेड से कहती है, तुम जाकर डॉक्टर को फोन करो। यह सुन मेड कहती है, मैडम अगर प्रेसिडेंट को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। यह बात सोचकर गायत्री को भी डर लगने लगता है। फिर वह सबसे पहले रुद्र को ही फोन करती है, पर रुद्र एक मीटिंग में होता है तो फोन नहीं उठाता। 2-3 बार कॉल करने के बाद भी रुद्र फोन नहीं उठाता तो गायत्री रोहित को कॉल करती है। रोहित देखता है फोन देवान मेंशन से आ रहा था तो वो तुरंत फोन उठा लेता है। जैसे वो गायत्री की बात सुनता है, वो जल्दी से रुद्र के पास जाता है। रुद्र मीटिंग कर रहा था। रोहित उसके पास जाके धीरे से कहता है, प्रेसिडेंट उस लड़की को होश नहीं आ रहा है। रोहित की बात सुनकर रुद्र तुरंत खड़ा होता है और मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। वही रोहित और शिव दोनों ने रुद्र से यह एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो उस लड़की के लिए अपनी मीटिंग छोड़ के चला जाएगा। वही रुद्र जल्दी से बाहर निकल के अपनी कार में बैठ जाता है और उसकी कार मेंशन के लिए निकल जाती है। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड भी निकल जाते हैं। वही गायत्री बहुत परेशान थी। चाहत का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी 1000 कोशिश के बाद भी चाहत को होश नहीं आया था। तभी मेंशन में एक के बाद एक कार रोकती है और रुद्र जल्दी से घर के अंदर आता है तो वो देखता है सोफे पे चाहत लेटी है। उसकी हालत ठीक नहीं थी। वही रुद्र उसको ऐसे देखता है तो उसका मन भारी हो जाता है। वो कहता है, अब तक डॉक्टर क्यों नहीं आए? ये सुन गायत्री कहती है, वो हमें लगा आप गुस्सा करे गए। रुद्र घूर सबको देखता है, फिर रोहित को फोन करके कहता है, मुझे 10 मिनट के अंदर डॉक्टर्स की टीम अपने मिशन में चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वह फोन काट देता है। वही रोहित अपने फोन को गुस्से में घूरता है, फिर लाचारी से सर हिलाकर डॉक्टर को कॉल कर देता है। कुछ मिनट में मेंशन में डॉक्टर की पूरी टीम खड़ी थी। रुद्र ने कह के चाहत को एक रूम में शिफ्ट कर दिया था। रुद्र डॉक्टर को घूर के देखता है और कहता है, मुझे ये लड़की बिल्कुल ठीक चाहिए। वही एक डॉक्टर डरते हुए चाहत के करीब जाता है और उसे चेक करने लगता है। वही चाहत को किसी और को छूता देख रुद्र को अच्छा फील नहीं हो रहा था, पर वह अपने ख्याल को इग्नोर कर देता है। चाहत को चेक करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, सर इन्होंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है और काफी मानसिक तनाव से भी यह गुजर रही है। इस वजह से इनका बीपी बहुत लो हो गया है, जिस कारण ये बेहोश हो गई हैं। हमने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाए तो कुछ खिलाकर ये दवाइयां दे दीजिएगा। डॉक्टर की सारी बात सुनकर रुद्र कुछ नहीं कहता और कमरे से बाहर चला जाता है। वही गायत्री जल्दी से डॉक्टर की पूरी टीम को बाहर तक छोड़ के आती है। वही रुद्र एक बॉडीगार्ड को बुलाकर चाहत की सारी दवाइयां मंगवाता है और गायत्री से कहता है, जब इसे होश आ जाए तो जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा ही करना। यह कहकर वह अपने कमरे में चला जाता है। वही गायत्री भी काफी हैरान थी रुद्र को चाहत के लिए इतना परेशान होते देख। रुद्र अपने कमरे में आता है और उसका मन काफी बेचैन हो रहा था, इसलिए वह बगैर ज्यादा कुछ सोचे अपना काम करने लगता है, क्योंकि काम उसके लिए एक ऐसी दवा थी जो उसके हर गम को भुला देती थी।
ऐसे से ही रात हो जाती ही रुद्र अपना काम कर रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। रुद्र फोन देखता है, पर उसका मन एक बार चाहत को देखने का हो रहा था। ना जाने उसके कदम खुद ब खुद चाहत के कमरे की तरफ चले जाते हैं। जब वे कमरे में जाता है तो देखता है चाहत बेड पे लेटी है। रुद्र को यह देख के चिंता होने लगती है कि अभी तक होश क्यों नहीं आया। तभी उसकी नजर गायत्री पे जाती है। वो कहता है, इसे होश क्यों नहीं आया अभी तक? तुम डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। गायत्री कहती है, साहब उनको होश आ गया है, या तो दावा का असर है जो ये सो रही है। यह सुन के रुद्र के दिल को चैन आ जाता है। वो फिर एक बार चाहत की तरफ देखता है। वो सिर्फ उससे पूछना चाहता था कि वो कैसा फील कर रही है, पर वह पूछ ना सका। वो फिर गायत्री से कहता है, मैं 2 दिनों के लिए अमेरिका जा रहा हूं, इस लड़की का अच्छे से ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता यह इतनी जल्दी मर जाए, अभी मुझे इससे बहुत हिसाब लेना बाकी है। यह कह के वो बाहर चला जाता है। वही रुद्र की आवाज से चाहत की नींद खुल जाती है। फिर भी वो अपनी आंखें नहीं खोलती, शायद वो रुद्र को देखना नहीं चाहती थी। पर लास्ट लाइन रुद्र की सुन के उसकी आंखों के कोने से आंसू बह जाते हैं। एक 9 साल की छोटी सी लड़की जिसको अभी पता चला था कि उसके बाबा अब नहीं रहे। यह दुख के साथ रुद्र की बातें उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रुद्र के कमरे से जाते ही वो जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद रुद्र अपने जेट में था, पर उसके दिमाग में चाहत का ख्याल बार बार आ रहा था। उसका दिल ही नहीं लग रहा था अपने काम मैं प्लेन में बैठा रुद्र को चाहत का ख्याल आता है। वो अपनी आंखें कस के बंद कर लेता और कहता है, ये जो तुम खेल रही मेरे साथ, उसका अंजाम बहुत बुरा होना है। तू अभी बच्ची है, वरना जहन्नम के दर्शन तुझे तो मैं अभी करा देता। यह सब कहते वक्त उसके चेहरे उसको गायत्री का ख्याल रखना अच्छा लग रहा था। वही गायत्री चाहत को दावा देती है, फिर उसे अच्छे से सुला के कमरे से चली जाती है। अगली सुबह वही रुद्र भी अमेरिका पहुंच गया था, पर बिना आराम करे इस वक्त वो अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर रहा था। वही रोहित प्रेजेंटेशन दे रहा था। प्रेजेंटेशन पूरी होने के बाद वो अमेरिकन क्लाइंट्स कहते हैं, वी लाइक योर आइडियाज वेरी मच, वी एक्सेप्ट दिस डील मिस्टर दीवान। वही यह बात सुन के रुद्र के एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं बदले थे। जैसे वो पहले से ही जानता था कि जीत उसकी की होनी थी। वही क्लिंट्स रुद्र से हाथ मिलते हैं। रुद्र फिर ऑफिस से निकल के अपनी कार में बैठ जाता है। उसकी कार उसके होटल निकल जाती है। देन क्लिंट कहते हैं, प्रेसिडेंट बहुत खुश हों, अब अमेरिका से इंडिया का कोई एक्सपोर्ट होगा, वो सब हमारी कंपनी के द्वारा होगा। यह सुन रुद्र कहता है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आगे इस दुनिया पे सिर्फ रुद्र दीवान का राज होगा। वही चाहत भी सो के उठ गई थी। अब उसकी तबीयत पहले के ठीक थी। वो उठ के फ्रेश होने चली जाती है, पर उसके पास कपड़े नहीं थे, इसलिए वो वही कपड़े पहने रहती है। पूरा टाइम कमरे में रह के उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बाहर चली जाती है। वहां उस मेंशन को देखती है जो बहुत सुंदर था। उस दिन उसने किसी भी चीज पे गौर नहीं किया था, पर आज वो हर एक जगह बहुत ध्यान से देख रही थी। वहां रखी हर चीज बेशकीमती थी, जो चाहत ने कभी अपने सपने में भी नहीं देखी थी। तभी उसकी नजर हॉल में लगी बड़ी सी तस्वीर पे जाती है, जिसमें एक कपल था। तभी चाहत के पास गायत्री आके कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? उसकी आवाज सुन के चाहत कहती है, कुछ नहीं, बस कमरे में मन नहीं लग रहा था, इसलिए बाहर आ गई। वैसे ये तस्वीर किसकी है? ये सुन गायत्री स्माइल करके कहती है, ये मेरे बड़े मालिक और मालकिन की है, छोटे साहब के माता पिता। चाहत उस तस्वीर को देखती है जिसमें एक लेडी चेयर पे बैठी थी और एक आदमी उनके पीछे खड़ा था। चाहत कहती है, सच में यह कितनी प्यारी है। वही गायत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, हां, हमारी मालकिन बहुत सुंदर थी और उतना ही सुंदर उनका दिल था। यह सब सुन के और गायत्री को रोता देख चाहत को भी बुरा लगता है। वो उसके आंसू पोंछ के कहती है, आंटी आप रो मत। उसकी मीठी सी आवाज सुन के उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो कहती है, अच्छा नहीं रोती। वैसे तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले?
यह सुन चाहत अपना सर झोंका लेती है और कहती है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे सारे कपड़े मेरे घर पर है। यह सुन गायत्री कहती है, कोई नहीं, चलो चल के नाश्ता कर लो। चाहत भी स्माइल करके नाश्ता करने चली जाती है। वही रुद्र बैक टू बैक मीटिंग कर रहा था। वही रोहित बहुत थक गया था। वो अपने मन में सोचता है, यार यह प्रेसिडेंट थकते नहीं है क्या? जब से आए बैगर रेस्ट करे काम ही कर रहे हैं, मुझे पे तो इनको जरा भी तरस नहीं आता। वो अपने मन में कुछ अजीब अजीब फेस बना रहा था। वही रुद्र लैपटॉप में बैठा कुछ काम कर रहा था। वो रोहित का फेस देख के कहता है अपने मन में, मेरी बुराई बाद में करना, अभी जाके मिस्टर मेहता का फाइल लाके दो। रोहित एकदम से हड़बड़ा जाता है और जो प्रेसिडेंट कहते हैं वो भाग जाता है। चाहत नाश्ता कर रही होती है। वही अमेरिका में रुद्र बैठा अपना काम कर रहा था। तभी उसके मन में कुछ आता है तो वो अपने लैपटॉप में कुछ करने लगता है और उसके सामने एक फुटेज चल रही थी जहां अमेरिका में अब रात हो रही थी, वही मुंबई में सुबह हो रही थी। रुद्र जब वो फुटेज देखता है तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसके सामने चाहत बैठी नाश्ता कर रही थी। खाते वक्त उसके चेहरे पर भी थोड़ा खाना लग गया था जिससे वो और भी क्यूट लग रही थी। रुद्र उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। तभी रोहित आता है। उसके आते ही रुद्र तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर देता है। वही रोहित उसका ऐसे करता देख लेता है पर उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वही रुद्र सोचता है कि कहीं रोहित ने उसे देख न लिया हो। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस था। वही रोहित फाइल रख के वहां से चला जाता है। वही रुद्र को खुद पे गुस्सा आने लगता है। मुंबई वही चाहत अपना नाश्ता खत्म करके खड़ी होती है। उसका मन वापस रूम में जाने का नहीं था, इसलिए वो बाहर गार्डन में चली जाती है। वो एक नजर उस गर्दन को देखती है तो देखती रह जाती है। वो इतना खूबसूरत था। गर्जन के बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन था जो उस जगह को और सुंदर बना रहा था। चाहत जब सब देखती है तो इसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो भागती हुई उस गर्दन में जाती है। आसपास की चीजों को देखते हुए वो बहुत खुश हो रही थी। वही चाहत अपना नाश्ता खत्म करके खड़ी होती है। उसका मन वापस रूम में जाने का नहीं था, इसलिए वो बाहर गार्डन में चली जाती है। वो एक नजर उस गर्दन को देखती है तो देखती रह जाती है। वो इतना खूबसूरत था। गर्दन के बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन था जो उस जगह को और सुंदर बना रहा था। चाहत जब सब देखती है तो इसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती। वो लड़की कहती है, तुमने मेरी पूरी ड्रेस पानी से खराब कर दी। चाहत उसके सामने जाके अपने कान पकड़ के कहती है, सॉरी आंटी। अपने लिए आंटी सुन के उस लड़की का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है, तुम बच्ची हो कौन और मैं तुमको किस एंगल से आंटी लग रही हो? चाहत उसके ऊपर से नीचे देख के कहती है, हर जगह से। चाहत की बात सुन के वहां खड़े सारे गार्ड मुंह छुपा के हंसने लगते हैं। वहीं वो लड़की कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम नताशा खुराना के साथ जबान लड़ाओ। ये कह के वो उस पे हाथ उठा देती है और चाहत का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। तभी गायत्री वहां आ जाती है। वो ये देख के एकदम से चाहत के पास जाके कहती है, नताशा मैडम, आपने एक छोटी सी बच्ची पे हाथ उठा दिया। अरे इससे नहीं पता था कि आप आ जाएंगी सामने, इसलिए पानी गिर गया। उसने आपसे सॉरी भी कहा। अरे ये तो बच्ची है, पर आप तो बड़ी है मैडम, आपने ये सही नहीं किया। गायत्री के बात सुन के नताशा को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर वो अपनी इमेज बनने के चक्कर में उससे कहती है, अरे नहीं, वो मुझे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए मेरा हाथ उठ गया। फिर चाहत के पास जाके उसके गाल देखती है जिस पे निशान बन गए थे। वो उसे दबते हुए कहती है, सॉरी बच्ची। वही उसके पकड़ने पे चाहत को तकलीफ हो रही थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। भाग में अपने कमरे में चली गई और वो खुद है वो मैडम, इसको प्रेसिडेंट लेके आए हैं। वो इस लड़की के बाप की वजह से बड़े मालिक और मालकिन की जान गई थी। ये सुन के तो नताशा हैरान हो जाती है। वो कहती है, क्या आंटी अंकल अब नहीं रहे? तो मेड कहती और दादी दादा भी। ये सब सुन के नताशा कहती है, ये सब कब हुआ? मेड कहती है, कुछ दिनों पहले ही। नताशा कहती है, अच्छा तुम जाओ और आज मैं यही रोकू गई। नताशा रुद्र की माँ की दोस्त की बेटी थी। अक्सर दीवान में आती थी और रोका करती थी। नताशा रुद्र को पसंद करती थी और वो हमेशा रुद्र की माँ के सामने अच्छे होने का नाटक करती थी, जिस वजह से रुद्र की माँ चाहती थी कि नताशा की शादी रुद्र से हो, पर रुद्र को अभी शादी नहीं करनी थी। नताशा अपने कमरे में आके चेंज करती है और सोचने लगती है कि अब तो रुद्र बिल्कुल अकेली हो गया, अब वो उसे अपने प्यार में फंसा लेगी।
आखिर उसको अब अपना कहने के लिए कोई बचा नहीं। बेचारा अकेला जो हो गया था, उस अकेले अब उसे कोई अपना चाहिए होगा। अब उसे अच्छी बनने की एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। ये सोच के वो खुश हो रही थी। उसे बस रुद्र के पैसे और फेम से प्यार था। अगली सुबह चाहत उन्हीं कपड़ों में अपने कमरे से बाहर आती है। वो वहां पूरे घर में गायत्री को देखती है, पर उसे गायत्री कहीं नहीं दिखती। फिर वह डाइनिंग टेबल के पास जाती है, जहां पर नाश्ता लग रहा होता है, और वहां जाकर बैठ जाती है, क्योंकि कल भी उसने यही नाश्ता किया था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों से नीचे आती हुई नताशा पर जाती है, जिसने बहुत सुंदर ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी और वह उसमें काफी अच्छी लग रही थी। पर चाहत उसे देखकर कल का सब कुछ याद आ जाता है और वह अपना नजरें झुकाकर फिर बैठ जाती है। नताशा भी नाश्ता करने नीचे आती है और जैसे डाइनिंग टेबल पर चाहत को बैठा देखती है तो उसका खून खोल जाता है और उसे कल मेड की बताई हुई सारी बात याद आती है। वो चाहत के पास आकर उसका हाथ पकड़कर खड़ा कर देती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाओ। यह सुन चाहत को काफी बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती और अपना सर नीचे कर लेती है। नताशा मेड को बुलाकर कहती है, आज के बाद यह लड़की हमारे मेंशन के अंदर नजर नहीं आनी चाहिए। इसे सर्वेंट क्वार्टर में डालो। यह सुन चाहत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नताशा आगे कहती है, अगर ये मुझे कातिल की बेटी दोबारा दिख गई ना, तो मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगी। वहीं नताशा की बात जैसे चाहत सुनती है, उसको गुस्सा आ जाता है। वो अपने बारे में सब सुन सकती थी, पर अपने बाबा के बारे में नहीं। फिर वो गुस्से में नताशा को हल्का धक्का देते हुए कहती है, अपना मुंह बंद करो आंटी, मेरे बाबा कातिल नहीं है, सुना? अपने मेरे बाबा कातिल नहीं है। वही नताशा धक्का लगाने से हल्का सा दूर हो जाती है। उसको चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, पर इससे पहले वो कुछ कहती है, तभी पूरे मेंशन में एक दमदार आवाज गूंजती है। यह क्या हो रहा है? वो आवाज किसी को डरने के लिए काफी थी। सब लोगों की नजर आवाज से आई दिशा में जाती है तो वहां एक 6 फीट लंबा हैंडसम आदमी खड़ा था। नताशा जैसे उसे देखती है तो उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वो आदमी बड़े रोब से चलते हुए अंदर आता है और कहता है, क्या गलत कहा नताशा ने? तुम एक कातिल की बेटी हो, तुम्हारा बाप एक कातिल है, खूनी है वो। ये सुन चाहत को गुस्सा आ जाता है। वो भी चीख के कहती है, न था। मैंने कहा ना मेरे बाबा कातिल नहीं है। यह सुन उस आदमी की आंखों में खून उतर आता है। वही चाहत की आंखों भी गुस्से से लाल हो गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। वही आदमी हंसते हुए कहता है, बच्ची तेरी उम्र से ज्यादा जबान है। यह सुन चाहत कहती है, हां मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी मेरे बाबा कातिल नहीं है। वही वो आदमी उस लड़की के करीब जाके कस के उसके जबड़े को पकड़ लेता है और कहता है, तू रुद्र दीवान से ऐसे बात करे गई? रुद्र अपना काम खत्म करके एक दिन में ही वापस आ गया था। वही रुद्र को नताशा जब इतने गुस्सा नहीं करती, मैं देखती है तो आग में घी डालते हुए कहती है, रुद्र तुमको पता है जब मैंने इसे कहा कि तुम्हारे बाबा एक कातिल है तो इसने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा। ये इतनी सी होके इतनी बातमीज है। रुद्र चाहत के जबड़े को छोड़ते हुए कहता है, बहुत शौक ना तुझे अपने उस कातिल बाबा की पैरवी करने का, तो चल आज के बाद जो भी तुझे देखेगा वो यही कहेगा कि तू एक कातिल की बेटी है। उसकी आवाज मद्दर दरमियानी थी। वही वहां मद्दर अंदर अंदर से कांप रही थी। वही रुद्र की आंखों में गुस्सा साफ था, पर वो चाहत को डरना नहीं चाहता था। आखिर में कुछ है ही। यह सुन चाहत अंदर तक से कांप गई थी। वही रुद्र किसी को मैसेज करता है। यह सब देख नताशा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही सारे नौकर कड़े उसे ही देख रहे थे। कुछ मिनट में मेंशन में एक आदमी आता है। वो अंदर आके रुद्र को सामने सिर झुका के खड़ा हो जाता है। रुद्र सोफे पे बैठ के कहता है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? यह सुन वो आदमी जल्दी से जी प्रेसिडेंट कहता है। यह सुन रुद्र के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती। वो कहता है, तो लग जाओ काम पे। वही रुद्र की नजर चाहत पे जाती है। वो सिर झुका के रो रही थी। वो खड़ा होता है और चाहत के पास जाके कहता है, यह आंसू बचा के रख बच्ची, अभी तो उम्र पड़ी है इससे बहने के लिए। यह सुन चाहत अपनी आंखें उठा के रुद्र की आंखों में दिखती है। वही रुद्र जैसे चाहत की आंखों में देखता है तो उसके दिल में एक तीस उठ जाती है। चाहत की आंखों में दर्द देख के
रुद्र को भी दर्द का एहसास होता है। वो अपनी नजरें हटा लेता है क्योंकि वो उसे ऐसे देख ही नहीं पा रहा था। तभी वो आदमी जो अभी आया था वो अपने बैग से एक महीने निकलता है। यह मशीन एक टैटो बनाने वाली मशीन थी। जैसे चाहत वो मशीन देखती है तो उसको बहुत डर लगने लगता है। वही वो आदमी चलते हुए चाहत के पास आ जाता है, उसको अपने पास आता देख के जल्दी से पीछे जाने वाली होती है। तभी नताशा उसका हाथ कस के पकड़ के कहती है, अब कहाँ जा रही है, अभी तो बहुत जबान चल रही थी। वही चाहत रोते हुए अपना हाथ जोड़ने की कोशिश करती है। वही नताशा ने बहुत कस के उसका हाथ पकड़ लेती है और वो आदमी अपनी मशीन चाहत के हाथ पे चला देता है, जिससे एक चीख पूरे मैंशन में गूंज जाती है। चाहत जोर जोर से चीख रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वही उसकी चीखने सुन के सारे नौकर को भी दर्द होने लगता है। वही रुद्र को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वही चीखते चीखने छन बेहोश हो जाती है। वही उस आदमी ने चाहत के हाथ पे लिख दिया था, कातिल की बेटी। चाहत बेहोश होकर वही जमीन पे गिर जाती है। आसपास सारे नौकर खड़े थे, सबको बहुत बुरा लग रहा था पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तभी वहां गायत्री आती है जो किसी काम से बाहर मार्केट गई थी। जैसे वो मेंशन में आती तो वहां का माहौल देख के दंग रह जाती है। वही उसकी नजर जमीन पे बेहोश पड़ी चाहत पे जाती है तो वो भाग के उसके पास जाती है। उसको बेहोश देख के वो कहती है, इसे क्या हुआ? तभी उनकी नजर उसके हाथ पे जाती है। जैसे वो देखती है तो उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। छोटे छोटे हाथों में लिखा था, कातिल की बेटी। ये देख उनको सब समझ आ जाता है कि अभी यहां क्या हुआ था। वो प्यार से चाहत का सिर सहलाती है और उठा के उसके कमरे में ले जाती है। वही पूरा मेंशन में खामोशी छा जाती है। वही नताशा सबको देख के कहती है, अब सब यहां क्यों खड़े हो, तमाशा खत्म हो गया, चलो जाओ वापस काम करो। ये कह के वो अपना नाश्ता करने लग जाती है। वही रुद्र को भी चाहत के साथ ऐसा करके अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने आप से कहता है, इसमें सारी गलती तुम्हारी है बच्ची। तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुम उस आदमी की बेटी हो जिसने ने मुझसे मेरा सब छीन लिया। वही रूम में गायत्री को चाहत पे बहुत तरस आ रहा था। वो उसके हाथ पे दावा लगा देती है, उसके सिर सहलाने लगती है। वही नताशा अपना नाश्ता करके एक कप कॉफी रुद्र के लिए लेके उसके स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। वो जाके बिना नॉक करे डायरेक्ट अंदर चली जाती है। वही रुद्र एक फाइल पढ़ रहा था। वो सामने नताशा को देख के कहता है, ये क्या तरीका है अंदर आने का? नॉक करना नहीं आता क्या? रुद्र को गुस्सा करते देख नताशा को बहुत इंसल्ट फील करती होती है। वो कॉफी टेबल पे रख के कहती है, सॉरी रुद्र, मैं अगली बार से ख्याल रखूंगी। उसकी बात सुन के रुद्र कहता है, वैसे मैंने कॉफी तो मंगाई नहीं तो क्यों लाई हो? ये सुन के नताशा स्माइल करती हुई कहती है, वो क्या है ना, मुझे लगा तुम इतना लंबा सफर करके आयो, थक गए होगे, इसलिए ले आई। रुद्र कॉफी पीते हुए कहता है, तो तुम्हें लाने क्या जरूरत थी? किसी स्टाफ के हाथ भिजवा देती है। रुद्र की ऐसी बात सुन के नताशा को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, एक काफी तो थी, इतना तो मैं कर ही सकती हूं अपने दोस्त के लिए। वही रुद्र वापस अपनी फाइल पढ़ने लग जाता है। उसने नताशा को फुल इग्नोर कर दिया था। नताशा अपने चेहरे पर उदासी लाके रुद्र की सामने वाली चेयर पे बैठ जाती है और कहती है, वैसे रुद्र, इतनी बारी बात हो गई, तुमने हम लोगों को एक बार बताना जरूरी नहीं समझा। आखिर तुम हरी मां मेरी भी कुछ लगती थी। रुद्र जैसे ये सुनता है तो एक बार फिर उसके सामने वो एक्सीडेंट किसी फिल्म की तरह चलने लगता है। वो अपने इमोशन काबू करते हुए कहता है, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ, इसलिए किसी को कुछ बताने का मौका नहीं मिला। वही नताशा रुद्र के इमोशन समझ जाती है और अपने मन में स्माइल करके उसके हाथ पे अपना हाथ रख के कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मैं भी आंटी से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने तो मुझे अपनी बहू मान लिया था और वो मुझे इस घर की बहू की तरह ही ट्रीट करती थी। वो हमेशा से तुम्हारी शादी मुझसे ही करना चाहती थी, पर अब उनकी यह इच्छा ही रह जाएगी। वही रुद्र उसकी बात सुन के किसी गहरी सोच में चला जाता है। वही उसको ऐसे देख के नताशा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में कहती है, मेरा तीर सीधा जाके निशाने पे लगा है।
अब मैं भी देखती हूं कैसे तुम मुझसे शादी करने के लिए मना करोगे, जैसे पहले करा था। मुझे तो उस चाहत के बाप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज उसकी वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली मार गई, वरना मुझे यह मौका शायद ही मिल पाता। वही रुद्र का फोन बजता है तो वो अपने होश में आता है। वो देखता है उसका हाथ नताशा के हाथ में है। वो जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है और अपना फोन रिसीव करके कुछ बात करने लगता है। वही नताशा उसको देखती है रहती है। अपनी बात करके रुद्र फोन रख देता है और नताशा से कहता है, मेरी एक मीटिंग है तो तुम अभी यहां से जाओ। ये सुन नताशा को अच्छा तो नहीं लगता, पर फिर भी वो स्माइल करके कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम अपना काम करो, हम बाद में बात करेंगे। ये कह के वो वहां से चली जाती है। वही रुद्र की एक ऑनलाइन मीटिंग करने लगता है। वही चाहत को अब धीरे धीरे होश आ रहा था। वो अपनी आंखें खुलती है तो उसकी नजर सामने बैठी गायत्री पे जाती है। वो जैसे गायत्री को देखती है तो उसके गोद में अपना सर रख के रोने लगती है। वही उसको इतना रोते देख गायत्री का भी दिल भर आया था। वो उसको चुप करते हुए कहती है, चुप हो जाओ बच्चा, ऐसे नहीं रोते। वो गायत्री बैठ जाती है और अपना हाथ दबाए है, जैसे वो कातिल की बेटी पड़ती है। उसके दिल एक बार और दर्द उठ जाता है। वो रोते हुए कहती है, आंटी देखो उस अंकल ने क्या किया। वो अंकल बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत बुरे हैं। वो बुरी नहीं, बुरी नहीं, बुरे नहीं, डेविल है, डेविल अंकल, कह के फिर रो देती है। तभी गायत्री उसको चुप करते हुए कहती है, हाँ चलो अब बस करो, इतना नहीं रोते बच्चा। तुम तो अपने बाबा की बहादुर बेटी हो, फिर क्यों रो रही हो। वही यह सुन चाहत जल्दी से अपने आंसू पोंछ के कहती है, हाँ मैं कमजोर नहीं हूं, अपने बाबा की बहादुर बेटी है। मैं उन डेविल अंकल से बदला के लेके रहूंगी। चाहत की बात सुन के गायत्री को हंसी आ जाती है। वो कहती है, अच्छा ठीक है, पर बदला लेने के लिए तुमको ताकत की जरूरत होगी, और ताकत तो तुम्हें खाना से आएगी। यह सुन चाहत मासूमियत से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। गायत्री कहती है, ये हुई ना बात, चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लेके आती हूं। यह कह के वो बाहर चली जाती है और चाहत वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद गायत्री उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है और दवा देती है। तभी उसके रूम रुद्र आता है। रुद्र को देख के गायत्री खड़ी हो जाती है। वहीं चाहत घूर के रुद्र को देखने लगती है। ये देख रुद्र स्माइल कर करके कहता, अब कैसी तबीयत है। ये सुन चाहत हंस के कहती है, क्यों आपको मेरी फिक्र हो रही है। रुद्र हंस के कहता है, हाँ हाँ बहुत फिक्र है, पर तू अभी समझे गई नहीं। तू अभी बहुत छोटी और कमजोर है, इसलिए तो अभी तुझको सजा देने में वो मजा नहीं आ रहा है। रुद्र देवान का दुश्मन भी उसके लेवल का होता है। तुम है देख के लगता नहीं तुम मेरी सजा भुगत पाओगे। इतनी मामूली से सजा में तुम्हारा ये हाल हो गया है। कुछ और करा तो तू शायद तो मर जाती। वही गायत्री सुन के कहती है, साहब वो बहुत छोटी है अभी। वही रुद्र उसको अपना हाथ दिखा देता है। ये देख गायत्री चुप हो जाती है। रुद्र फिर चलते हुए चाहत के पास आ जाता है। उसका जबड़ा कस के पकड़ के कहता है, तेरी आंखों में मुझे बदले की आग नजर आ रही है, पर तू अभी बहुत छोटी है इस आग से खेलने के लिए। पहले मैं तुझे मरना चाहता था, पर मौत तेरे लिए एक बहुत छोटी सजा है, इसीलिए मैं अब तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तेरी पूरी जिंदगी अब इससे दर्द से होके गुजरे गई। ये कह के वो उसका जबड़ा छोड़ देता है और चाहत की आंख में आंसू आ जाते हैं। फिर रुद्र कमरे से निकल के जाता है। तभी वो वापस पलट के गायत्री से कहता है, इस लड़की को जाके कुछ पहनने के लिए कपड़े दिला लाओ। इसके बाप की कमाई की एक चीज मुझे इस घर नहीं चाहिए। इसके पास इसकी एक भी पुरानी चीज ना हो। आज से ये जो भी इस्तेमाल करेगी रुद्र देवान के लेवल का करेगी, क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरे दुश्मन का भी एक लेवल होता है। ये कह के वो चला जाता है। वहीं गायत्री चाहत को अपने सीने से लगा लेती है और उसे चुप कराने लगती है। वही कमरे के बाहर नताशा चुप के सारी बात सुन रही थी। उसको बहुत मजा आ रहा था। वही रुद्र अपनी कार में बैठ के निकल जाता है। ऑफिस पहुंच के रुद्र रोहित को बुलाता है। रोहित केबिन का डोर नॉक करके अंदर आता है। रुद्र उसको देख के कहता है, मुंबई के बेस्ट स्कूल में चाहत का एडमिशन करा दो।
ये सुन रोहित चौंक जाता है। वही रोहित के ऐसे एक्सप्रेशन देख के रुद्र उसे घूर के देखता है और कहता है, तुम है मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या? वही रोहित हड़बड़ा के कहता है, यस प्रेसिडेंट, मैं समझ गया, पर मैं एक सवाल पूछूं। रुद्र कहता है, हाँ बोलो। तो रोहित कहता है, आप उसे सजा देने के लिए थे, उससे बदला लेना था, तो आप उसे पढ़ा क्यों रहे हैं? रुद्र अपनी चेयर से खड़ा होता है और सिगरेट निकाल के पीने लगता है और कहता है, वो क्या है ना मेरा टचर, सहने के लिए उससे मेरे बराबर का होना जरूरी है। रुद्र देवान कमजोरों पे वार नहीं करता है, मैं उसे आसमान तक लेके जाना चाहता हूं, ताकि जब मैं उसे वहां से जमीन पे गिराऊं तो उसमें खड़े होने की ताकत भी न बचे और उसकी औकात भी याद रहे। रुद्र एक एक शब्द बहुत खतरनाक तरीके से बोल रहा था। रोहित ये सब सुन के उसको डर और चाहत के लिए बुरा दोनों ही लग रहा था। वही रुद्र वापस अपनी चेयर पे बैठ के कहता है, लीव। ये सुन रोहित वहां से भाग जाता है। तभी वहां पे शिव आता है और रुद्र से कहता है, प्रेसिडेंट, मिस्टर खुराना हमारा साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ होने वाली डील के रूल्स तोड़े हैं। आसमान तक लेके जाना चाहता हूं, ताकि जब मैं उसे वहां से जमीन पे गिराऊं तो उसमें खड़े होने की ताकत भी न बचे और उसकी औकात भी याद रहे। ये सुन रुद्र खतरनाक स्माइल करके कहता है, लोगों को सकून की जिंदगी शायद पसंद नहीं आती है, तभी तो वो गलती करने से बास नहीं आते हैं। गलती और गलती करने वाला वो दोनों ही रुद्र देवान को नहीं पसंद। वही गायत्री चाहत को लेके एक सुपरमार्केट गई थी। वहां जाके हमारी मासूम सी चाहत खुश हो जाती है। एक छोटी सी बच्ची नए कपड़े, नए खिलौने देख के खुश हो जाती है। वही हाल आज चाहत का था। वो हर सामान को देख देख के खुश हो रही थी और उसको खुश देख के गायत्री भी खुश थी। वो उसके लिए काफी ड्रेसेस लेती है, साथ में सैंडल और दूसरी जरूरत का भी सामान लेती है। तभी गायत्री के पास रोहित का फोन आता है। वो कहता है, चाहत का एडमिशन स्कूल में हो गया, तो बाकी स्कूल का भी सामान ले आओ। ये जान के गायत्री काफी हैरान होती है, फिर खुश हो जाती है और कहती है, मैं जानती थी मेरे छोटे साहब दिल के बुरे नहीं है। 9 साल बाद एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल की थी, वो रोड पे जल्दी जल्दी भाग रही थी। उसने ब्लू स्कर्ट पहना था जो उसके नी तक आ रहा था और ऊपर वाइट शर्ट पहनी थी। वो एक स्कूल यूनिफॉर्म था। सिंपल सी पोनी और बिना मेकअप के भी वो बहुत हसीन लग रही थी। वो लड़की भागते हुए खुद से कह रही थी, जल्दी भाग चाहत, वरना आज तेरी बस छूट जाएगी। थोड़ी देर बाद वो बस स्टॉप पे पहुंच है, तभी उसकी बस आती है और वो जल्दी से उसमें बैठ जाती है। 30 मिनट बाद उसकी बस एक स्कूल के पास रोकती है। वो स्कूल मुंबई का बेस्ट का स्कूल था। चाहत आज खुश थी क्योंकि आज उसका लास्ट डे था। वो जल्दी से अंदर जाती है। आज वहां का माहौल बाकी दिनों के मुकाबले थोड़ा अलग था। आज सारे स्टूडेंट खुश और दुखी दोनों थे। कोई अब कॉलेज जाने के लिए खुश था तो कोई स्कूल खत्म होने के लिए दुखी। सब अपने अपने दोस्त के साथ सेल्फी ले रहे थे। वही चाहत को इन सब से मतलब नहीं था, क्योंकि उसका स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। स्कूल में सब अमीर घर के बच्चे थे और वो सब चाहत को बुरी की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि वो गरीब थी। किसी न किसी बात पे उसे हमेशा परेशान करते थे, उसका मजाक बनाते थे। कभी उसका लंच चुरा लेते थे तो कभी उसकी बुक्स पे पानी डाल देते हैं। काफी बार उसकी झूठी शिकायत करके टीचर से पनिशमेंट दिलवाई है। वही चाहत ने कभी इन सब चीजों की शिकायत नहीं करी, क्योंकि उसका गार्डियन पेरेंट्स रुद्र था, जो कभी भी उसके सपोर्ट ने नहीं बोलता और चाहत भी उसकी हेल्प नहीं लेती कभी भी। इनके सब के बावजूद उसने हमेशा अपनी पढ़ाई पे फोकस किया, हमेशा ही क्लास में टॉप करा, इसलिए सब बच्चे उससे जलते थे। वही चाहत आज खुश थी कि फाइनली आज उसका इस स्कूल में लास्ट डे है। वो खुशी खुशी अपने कॉल्स में जाती है तो क्लास में अंधेरा था। वो अंदर जाती है और लाइट ऑन करती है। जैसे वो लाइट ऑन करती है तो सारे बच्चे उसके ऊपर गंदे पेपर। तभी उसकी नजर सामने ब्लैक बोर्ड पर जाती है जिस पर लिखा था, कातिल की बेटी। जैसे ये शब्द चाहत पढ़ती है, उसके दिल में दर्द होने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही सारे बच्चे उसको कहते हैं, अरे तुम्हारा बाप तो खून है। वही जो लड़कियां उसे हमेशा जलती थी, क्या लगा तुम वो टैटू अपने सेलीफ से छुपा लो गई और हमें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा बाप एक खूनी है। ही इज अ मर्डररी।
वही चाहत ने हमेशा से इन लोगों के जुल्म सहा था, पर आज उसका सब्र का बांध टूट गया। जैसे उसने अपने बाबा के खिलाफ सुना तो उसने पास में रखा डस्टर उठा के उस लड़की के सर पर दे मारा। चाहत ने इतनी जोर से मारा था कि उस लड़की के सर से खून निकल आया। वो दर्द से रोने लगी। वही जब सबने ये देखा तो सब पीछे हट गए। तभी चाहत ने उसके बाल को कसके पकड़ के कहा, आज तक मैं बस इसलिए चुप थी क्योंकि तुम लोग जो भी करते थे मेरे साथ करते थे, पर आज तुमने मेरे बाबा के बारे में बोले गलती कर दी। ये कह के वो उसका सिर एक डेस्क पे दे मारती है। वो लड़की की चीख निकल जाती है, आह, और वो वही बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी लड़की की चीख सुन के सारे बच्चे कॉज में आ जाते हैं। जैसे वो लोग उस लड़की की बेहोश देखते हैं तो डर जाते हैं। वही टीचर जब ये सब देखते हैं तो चाहत को पकड़ के प्रिंसिपल के रूम में ले जाते हैं और उस लड़की को हॉस्पिटल में। वही प्रिंसिपल रूम, चाहत अपना सर झुका के खड़ी थी। टीचर ने सारी बात जब प्रिंसिपल को बताई तो उनका गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ये सब क्या है चाहत? तुम हमारे स्कूल को टॉपर हो, तुमसे ये सब चीज की उम्मीद कभी नहीं करी थी। आज इस हरकत के लिए तुम्हें इस स्कूल से हमेशा के लिए निकल देते, पर आज लास्ट डे है स्कूल का, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट देती हो कि सबके सामने अपने नीज पे बैठ के तुमको उससे लड़की से माफी मांगनी होगी। जैसे चाहत ये सुनती है तो अपना सर ऊपर करके गुस्से में कहती है, नेवर, मैं उससे माफी कभी नहीं मांगूंगी। उसने मेरे बाप के बारे में बोला कैसे? वो इतनी जल्दी बेहोश हो गई, वरना मैं उसे और मारती। ये सुन के प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता। वो कहती है, जो भी बात थी तुम आके उसकी कंप्लेन करती, पर तुम उसको इतनी बुरी तरह मारा और माफी मांगने से भी मना कर रही हो। ये कह के वो रुद्र को फोन लगा देती है। फोन राहुल उठता है। तभी प्रिंसिपल कहती है, मिस्टर देवान, आपको अभी के अभी स्कूल आना होगा। वही राहुल कहता है, मिस्टर देवान इंडिया में नहीं है, वो आज रात वापस आएंगे। वो आज तक रुद्र का सामना किसी से नहीं हुआ था। प्रिंसिपल बस उसका नाम जानती थी, उसके बारे में किसी को नहीं पता था वो है कौन। वही राहुल की बात सुन के प्रिंसिपल कहती है, पर जो चाहत ने गलती की है उसकी पनिशमेंट उसको मिलेगी। वही राहुल को लगता है स्कूल में तो ऐसी बातें होती रहती है, कर दी होगी कोई गलती। वो कहता है, ठीक है। वही प्रिंसिपल को बात करते हुए चाहत देख रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो यही सोच रही थी कि रुद्र आएगा उसके स्कूल। वही प्रिंसिपल चाहत को देख के कहती है, वो इंडिया में नहीं, पर उन्होंने कहा है जो पनिशमेंट देनी है दो। ये सुन के चाहत को हंसी आ जाती है। अब क्या सजा देगी प्रिंसिपल चाहत को, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।